अगर मैं आपसे कहूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दें, आप कहेंगे आई एम नॉट सिक, मैं बीमार नहीं हूँ। लेकिन ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि आप कुछ नहीं होने की बात कर रहे हैं कि क्या ना हो। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करें तो वो है आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ। यहाँ पे आप कुछ होने की बात कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव। सिमिलरली जो ये फ़ोटो आपकी स्क्रीन पे है, प्यारा सा एक कार्टून, लेफ्ट हैंड साइड पे बात करें फंडामेंटल राइट्स, ये नेगेटिव ऑब्लिगेशंस हैं स्टेट पे। ये जो भाई साहब खड़े हैं गुस्से में, शील्ड इनके आगे लगी है, वो फंडामेंटल राइट्स की है जो इनको कुछ करने से रोक रही है। मतलब स्टेट की पावर को फंडामेंटल राइट्स लिमिट कर रहे हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस, अनलॉफुल डिटेंशन ना हो, बंदी ना बनाए, सेंसरशिप ना हो, किसी प्रकार की बोलने की आज़ादी वगैरह वो ना रोकी जाए, भेदभाव ना हो, सब कुछ रोका जा रहा है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है नेगेटिव ऑब्लिगेशंस फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट हैंड साइड आ जाएं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। यहाँ मुस्कुराती हुई स्टेट है और सामने जो लोग हैं, भाई साहब छोटे से खड़े हैं, वो भी खुश हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस हैं। ये स्टेट को कुछ करने के लिए कहती हैं कि आप लोगों के लिए एक वेलफेयर स्टेट बनाएं, ना कि कुछ ना करने के लिए कहती है। जैसे कि ये भाई साहब कर रहे हैं, बिल्डिंग द फ्यूचर, लेट्स बिल्ड अ फ्यूचर। लोगों के साथ मिलके वो कह रहे हैं कि एक फ्यूचर बनाएं। एक एक ईंट दे रहे हैं एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, लिविंग वेज, क्लीन इन्वायरमेंट, ये सबसे एक वेलफेयर स्टेट, सुंदर सा स्टेट बनाएं। सो दैट्स वाई डीपीएसपी को कहा जाता है पॉजिटिव एंड फंडामेंटल राइट्स हैं नेगेटिव। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? अब इसको हम डिटेल में फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी का क्या डिफरेंस है वो आगे वीडियो में देखेंगे। सो बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत पर। मैं जल्दी से बता दूं कि रोज़ शाम को 7:15 बजे हमारी न्यू वीडियो आती है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, आगे बढ़ने में थोड़ी सपोर्ट करें। अब दोस्तों आगे चलते हैं हमारे टॉपिक पे, दैट इज़ जो हमने लास्ट टाइम, तो इस टॉपिक को हमने यहाँ पे छोड़ा था और इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन दी फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। So let's start. Fundamental rights, first point, these are justiciable. That is, they are legally enforceable by the courts in the case of their violation. अगर इनका हनन होता है तो कोर्ट में आप जा सकते हैं और इनको लागू करवा सकते हैं। DPSP on the other side, these are non justiciable. आप इनके हनन होने पे या अगर ये लागू ना की जाएं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। सरकारी पार्टी, कोई भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी अगर अपना मैनिफेस्टो पूरा ना करे, घोषणा पत्र को, अपने वादों को पूरा ना करे, तो आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि किसी गवर्नमेंट ने, किसी स्टेट की एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना घोषणा पत्र एक एफिडेविट पे लिखा था और स्टैम्प पेपर के साथ, मतलब एक वो बॉन्ड बन गया लोगों के साथ कि अगर हम इसको वायलेट करेंगे तो हम जेल जाने को तैयार हैं। रियलिटी में वो कितना इंप्लीमेंट होता नहीं होता कि अगर वायलेट करने पे भी कोई गवर्नमेंट को जेल भेज सकता है, फिर भी वो पार्टी पावर में नहीं आ पाई। आप कमेंट्स में इसका नाम ज़रूर बताएंगे और अगली वीडियो में मैं शेयर करूँगा। सेकंड पॉइंट है दीज आर नेगेटिव इन नेचर, कि ये नेचर में नेगेटिव हैं फंडामेंटल राइट्स। और डीपीएसपी पॉजिटिव है, जैसे हमने बात की कि ये ना, क्या ना हो इसकी बात करते हैं स्टेट के लिए। यहाँ स्टेट को बोला गया है क्या कुछ आप करें, क्या बिल्ड करें। तीसरा है दीज हैव द लीगल सेक्शंस, जो फंडामेंटल राइट्स हैं कि लीगल सैंक्शंस हैं, अगर उनको लागू नहीं किया जाएगा या उनका हनन होगा तो कोर्ट में जाके उन्हें लीगली लागू करवा दिया जाएगा। यहाँ पे मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं डीपीएसपी में। मोरल पॉलिटिकल सैंक्शंस कैसे कि एक नैतिक जिम्मेवारी है सरकार की कि जो लोग उनको पावर में लेके आ रहे हैं तो उनके लिए वो सारे वेलफेयर दें। और नहीं तो पॉलिटिकल सैंक्शंस कैसे लगती हैं कि अगली बार जब वो वोट मांगने जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे, तो जनता जनार्दन उन्हें पावर से हटा देगी, उनको पावर में नहीं आने देगी। फोर्थ है दे एम एट एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। पॉलिटिकल कैसी कि जो जो चीज़ें पॉलिटिकली आपको मिल सकती हैं, आपके राजनीतिक अधिकार हैं, एक तरह से आपको बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो सोशल, जो डीपीएसपी है, उनका एम क्या है? टारगेट एट एस्टैब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशल यानी कि सामाजिक, आपका जो ताना बाना है, जो इनकम पे बहुत डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमी पे, आर्थिक, कि आर्थिक तौर पे आपको बराबर वेज मिले, इक्वल पे इक्वल वर्क,
आपको अच्छे से काम मिले, ह्यूमन कंडीशन में, जस्ट कंडीशन में आप काम करें, तो ये सारी चीज़ें सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करती हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। और नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, फंडामेंटल राइट्स प्रोमोट्स वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। ये किसी इंडिविजुअल की, एक सिंगल इंसान की बात करते हैं कि उनके वेलफेयर को प्रमोट करना। और डीपीएसपी दैट प्रमोट्स कम्युनिटी वेलफेयर, वो समाज की एक कम्युनिटी की बात करते हैं कि ओवरऑल वेलफेयर स्टेट बने, जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं कुछ लोगों तक सीमित ना रह जाएं और वो सब में बराबर ढंग से बटें, किसी की एक की मोनोपोली ना हो। 6th पॉइंट है दे आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड। ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड हैं कि भाई वो अपने आप में ही काफ़ी हैं, कि वो दिए गए हैं, किसी ने उनको लागू नहीं करवाना। दे आर एग्जिस्टिंग एंड यू आर एंजॉइंग। अगर वो हनन होता है तब आप कोर्ट में जाएंगे, लेकिन डीपीएसपी दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे गवर्नमेंट को कानूनी तौर पे लॉ बना के उन्हें लागू करवाना पड़ेगा। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। और कैसी लगी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन? आज क्लियर हुआ होगा कि येस, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, ये भी बता दूं आपको मैं। तो इनको प्लीज़ ध्यान से याद करें, रिवाइज कर लें बार बार, और ये हेल्प करेगा एग्जाम में। सो दोस्तों आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एंड फर्स्ट वन ऑफ आवर दिस सेशन, दैट इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 10 डीपीएसपी। The purpose of inclusion of the directive principles of state policy in the Indian Constitution is to establish। तो पर्पस है कि डीपीएसपी को मिलाया जाए स्टेट पॉलिसी में। क्या मकसद है उसका? ए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बी, सोशल डेमोक्रेसी, सी, गांधीयन डेमोक्रेसी, डी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। आईएएस प्री 2002 का क्वेश्चन था। अभी अभी हमने ऊपर किया है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यही डीपीएसपी का मेन पर्पस है, उद्देश्य है। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। Question number 2, directive principles of state policy may be classified into which of the following parts for the sake of convenient study। कि डीपीएसपी को क्लासीफाई किया गया है किन पार्ट्स में, ताकि उनकी कन्वीनियंट स्टडी हो, आसान ढंग से उन्हें अध्ययन कर सकें हम। ए, सोशलिस्ट, बी, लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्टिक, सी, गांधीयन, डी, ऑल ऑफ द अबव। कल वाली वीडियो में इसलिए मैंने कहा था ध्यान से सुन लें उसे, हमने प्रॉपर आपको चार्ट बना के डिटेल में एक्सप्लेन किया था एक एक आर्टिकल उसका। सो नाउ ऑप्शन इज डी, वेरी मच क्लियर। यूपीपीसी 2018 क्वेश्चन एंड आंसर इज डी। तीनों हैं उसकी, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्टिक। उसके बाद आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या उद्देश्य नहीं है डीपीएसपी का? ए, टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, ये तो है भाई। टू एंश्योर द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, न्याय मिले सामाजिक और आर्थिक तौर पे। सी, टू एस्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट, कि एक धार्मिक स्टेट तैयार करनी, जैसे कि पाकिस्तान है एक इस्लामिक स्टेट है, दोनों अलग हुए थे भाई, भारत और पाकिस्तान। भारत में ऐसा नहीं हुआ भी, सबका देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। स्टेट हैज़ नो रिलीजन, पुरानी वीडियोज़ में आपको मैं डिटेल में बता चुका हूँ ये। और पाकिस्तान है, वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं उनका बुरा हाल है, यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं भाई पूरी मौज में है, अपने देश में है, उनका अपना देश है। सो क्या हमारी डीपीएसपी का ऐसा रिलीजियस स्टेट बनाना मकसद है? टू एस्टैब्लिश है सेकुलर स्टेट, क्या यहाँ सेकुलर स्टेट बनाना, धर्मनिरपेक्ष? ऑप्शन सी इज क्लियर। शायद एक्सप्लेनेशन से ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा आपको कि क्यों नहीं है, कि हमारा कभी भी मकसद ऐसा नहीं है कि एक रिलीजियस स्टेट बना दें इसे। जो भी लोग पढ़ते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हिंदू वर्ड का मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जिसमें पारसी भाई उनको छोड़ के बाकी पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि जोरोस्टिक रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो एक अलग उनके पर्सनल लॉज हैं। बाकी सिख, जैन, ईसाई, सिख, जैन, बुद्धिस्ट एंड सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन दी वर्ड हिंदू। हिंदू तो ऑलरेडी हैं ही, कि वो कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रेडिशन है पुराना उसको फॉलो करते आए हैं, वहाँ से बहुत सारे लॉज हैं वो हमारे कॉमन है, रिचुअल्स हैं हमारे कॉमन है, धर्म के जो पर्सनल लॉज हैं वो कॉमन है। तो इसीलिए हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू रहेंगे और बाकी लोगों को निकाल दिया जाएगा या उनके साथ उनको राइट्स नहीं मिलेंगे। एक मिसकंसेप्शन के साथ लोग विरोध कर रहे हैं। सो इसका एक्चुअल मकसद ये है हिंदू राष्ट्र का। सो दोस्तों आगे चलते हैं, अगर ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीपीएसपी। डीपीएसपी का मकसद, रिपीटेड क्वेश्चन अभी अभी हमने देखा, इसमें एक ऑप्शन अलग है। ए तो होगी वही वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना, बी इंश्योर करना कि सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर हो, सी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, कि हमारे आसपास के जो देश हैं उनके साथ संबंध अच्छे हों, सिक्योरिटी बनी रहे, हमारी सेफ्टी बनी रहे एक दूसरे के साथ। टू एस्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट, यही इसका आंसर है डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डीपीएसपी। नंबर 1, दीज प्रिंसिपल्स स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, कि ये जो सिद्धांत हैं डीपीएसपी के, ये क्या पैदा करते हैं हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कंट्री में। बिल्कुल सही है। 2, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन बाय एनी कोर्ट, जो भी प्रावधान दिए गए हैं डीपीएसपी में इन प्रिंसिपल्स के द्वारा वो कोर्ट में लागू नहीं होते, एनफोर्स नहीं किए जाते। बिल्कुल सही हैं दोनों स्टेटमेंट। एंड सी बोथ 1 and 2 इज द आंसर। ऑलरेडी हम सारे एक्सप्लेनेशन मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, with reference to the provisions contained in the part 4 of the Constitution of India, which of the following statements are correct, कि जो प्रोविजंस दिए गए हैं पार्ट 4 में उनमें से कौन से सही हैं। स्टेटमेंट्स ये रही आपके सामने। नंबर 1, दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, गलत है भाई, डीपीएसपी लागू नहीं होती। 2, दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, बिल्कुल सही है, कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराई जा सकती। 3 है, प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट, ये जो सिद्धांत बनाए गए हैं ये इस तरह से कि स्टेट जब कानून बनाए तो इनसे प्रभावित होकर बनाए, इनको लागू करे। बिल्कुल सही बात है। सो 2 and 3 इज द आंसर। IAS प्री 2020 का क्वेश्चन था। आर्टिकल 37 ये कहता है, रिवाइज करवा दूं, कि प्रोविजंस दिए गए हैं जो पार्ट 4 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ये कोर्ट द्वारा लागू नहीं होंगे, बट द प्रिंसिपल्स देयर इन laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, कि जो प्रिंसिपल जिसमें सिद्धांत दिए गए हैं वो फंडामेंटल से कम नहीं है, कि जब भी सरकार ने गवर्नेंस करनी है कंट्री की, सरकार ने सरकार चलानी है, तो इसीलिए उसकी ड्यूटी बनती है कि इन प्रिंसिपल्स को लागू करे जब भी वो अपनी पॉलिसीज बनाए, कानून बनाए। सो डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है नेचर के, मतलब कोर्ट आप नहीं जा सकते। 7 नंबर क्वेश्चन, The concept of included in the Constitution of India is in the concept of included DPSP के अंदर भाई, कि जो इनको ऐड करने का बोला गया है वेलफेयर स्टेट, वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर था जो मिसिंग है। कॉन्सेप्ट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है, वो डीपीएसपी में है। 36 से लेकर 51 नंबर तक डीपीएसपी चलती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ ए वेलफेयर स्टेट, कौन सा पार्ट है जो मॉडल है जो वेलफेयर स्टेट का उसको डिस्क्राइब करता है, वो है डीपीएसपी। दैट इज डी, शॉर्ट फॉर्म बाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर से बता दूं, कहीं सोचिए तब से क्या बोल रहे हैं सर डीपीएसपी, डीएसपी साहब और एसपी साहब, नहीं भाई, उनकी बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट फिर से सेम क्वेश्चन है, डीपीएसपी IAS प्री 2020। सोच लीजिए वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। 10 इज आइडिया ऑफ इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट इज फाउंड इन, कहाँ मिलता है भाई ये आइडिया, ये डीपीएसपी में मिलता है वेलफेयर स्टेट का, और प्रीएम्बल में भी मिलता है। मैंने ऑलरेडी करवाया है आपको, इसलिए बोथ A and C आर इज द आंसर। प्रीएम्बल को एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दूं। यहाँ पे देखिए, पहले है आइडिया की वेलफेयर स्टेट का, प्रीएम्बल में भी दिया गया है और डीपीएसपी में भी। प्रीएम्बल गिव्स इंपॉर्टेंस टू द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये डिटेल में मैंने प्रीएम्बल के टॉपिक में करवाया है, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके देखें। तो इसलिए यहाँ पे आपके सामने क्लियर है कि इस तरह का एक संप्रभुता से भरा हुआ, जहाँ पे भारत का संविधान ऊपर है, सामाजिक जहाँ पे सब बराबर हैं, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक मतलब लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, ऐसा देश, रिपब्लिक जो हेड ऑफ द स्टेट है वो चुना जाता है, ना कि पीछे से हेरिडेटरी आता है, ऐसा देश बनाया जाए, ये प्रीएम्बल में भी दिया गया है। और डीपीएसपी में भी क्लियर है वेलफेयर स्टेट, इसीलिए बोथ A and C is the answer. Question number 11. Consider the following statements with reference to the Constitution of India. DPSP constitute limitations upon. इस संविधान के अनुसार जो DPSP हैं कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, लिमिटेशंस किसके ऊपर। 1, लेजिस्लेटिव एक्शन, जो कानून बनाने के जो फंक्शंस हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन। B, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो बताइए क्या ठीक है इसमें से। D, नीदर 1 and 2, किसी पे भी प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, जैसा हमने ऑलरेडी बताया। दीज आर पॉजिटिव, ये कहते हैं कि कुछ करें ना कि कुछ रोकें, ये बिल्ड करने की बात करते हैं। डीपीएसपी आर सर्टन डायरेक्शन टू द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव इंटेंडेड टू शो इन व्हाट मैनर द स्टेट शुड एक्सरसाइज देयर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर, कि वो कुछ डायरेक्शंस हैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए, कि स्टेट किस तरह से अपने एक्शंस को करे जब उन्होंने पॉलिसीज बनानी है, इन पावर्स को यूज़ करना है। तो डीपीएसपी आर इन द नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट टू डू सर्टन थिंग्स एंड टू अचीव सर्टन एंड्स बाय देयर एक्शन, कि ये एक तरह की इंस्ट्रूमेंट है, एक समझ लीजिए एक फर्रा है जिस पे लिखा गया है, डायरेक्शंस दी गई हैं, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ऐसे ऐसे आप करें,
जब आप अपनी पॉलिसीज बनाएं कोई कॉमन गोल हमने जो डिसाइड किया है उसे अचीव करने के लिए, जैसे कि वेलफेयर स्टेट। तो डायरेक्टिव्स हैं आर एंड नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट एंड डू नॉट क्रिएट एनी जस्टिसेबल राइट्स इन द फेवर ऑफ इंडिविजुअल। जो डायरेक्टिव्स हैं कोर्ट में तो एनफोर्सेबल नहीं है और ना ही वो किसी इंडिविजुअल के लिए जस्टिसेबल राइट्स की बात करते हैं। ये ओवरऑल एक सामाजिक तौर पे सोशली किसी कम्युनिटी की बात करते हैं। दिस DPSP डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इसीलिए दोनों वो गलत है, नाइदर 1 and 2, कि ये कोई लिमिटेशंस की बात नहीं कर रहे, ये डायरेक्शंस हैं जो कुछ बनाने के लिए गवर्नमेंट को गाइडलाइंस देते हैं। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दैट इज 12। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। किस देश से लिया गया है भाई? ये फर्स्ट वीडियो में अच्छे से मैंने बताया था। ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी आयरलैंड। बच्चों को आंसर पता होगा जिन्होंने पहली वीडियो देखी है, डी आयरलैंड इज़ द आंसर। झारखंड PCS प्री 2003। भाई जो लोग नए आए हैं प्लीज़ आप पार्ट 1 को ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें डिटेल में मैंने पूरा DPSP बढ़िया से कवर करवा दिया है आपको और बहुत हेल्प करेगा आपको। एंड डी इज़ द आंसर, आयरलैंड। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? दैट इज़ स्पेन। Next question is the question number 13. The Indian Constitution borrowed the DPSP from the Constitution of which of the countries? Same question, that is C, Ireland is the answer. Next is in the Indian Constitution, idea of DPSP has been taken from. Again repeated question, A is the answer. DPSP of the state policy are. Now अब ये रिवीजन क्वेश्चन समझ लीजिए क्योंकि बहुत बार मैंने बता दिया है ये, एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल, सी फंडामेंटल राइट्स, डी नन ऑफ द दीज। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? और सच में अगर इन्फॉर्मेटिव है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ थोड़ा चैनल को सपोर्ट करें, दोस्तों से ज़रूर बांटें, कमेंट्स ज़रूर पूछें, कमेंट्स में डाउट्स पूछें, अपनी फीडबैक दें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।